जब नबी है मसीहा तो फिर कहें, जब नबी है मसीहा तो फिर कहें, नब्ज़ अपनी दिखाने से क्या फायदा। जब नबी है मसीहा तो फिर कहें, जब नबी है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से ना जुड़े जुड़े तो गांठे पड़ जाए। आइए मोहब्बत के प्रतीक आली जनाब विधायक जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि जनाबे वाला तशरीफ लाएं, अपनी वाड़ी से हम सबको महसूस फरमाएं। सबसे पहले हम उस बच्चे को हार्दिक बधाई देना चाहते हैं जिसका आज हकीका है। वो फले फूले बढ़े, अच्छी जिंदगी हो, ये हमारी दुआएं हैं। इस मुशायरा के सदर साहब, हमारे संचालक महोदय संचालन बहुत अच्छा कर रहे हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तमाम लोगों को न जानते हुए भी बड़ी मोहब्बत से बुलाते हैं। आज इस अवसर पर हम दो एक बात कहेंगे। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान रहा तो आप लोगों का रहा। ये कड़वा सच है जो अपनी वाणी से, अपने शब्दों से पूरे हिंदुस्तान में वो जोश पैदा करने का काम किया है, वो आप लोगों ने किया था। लेकिन आज फिर जरूरत है। मैं चुनाव में भी एक बात कहता था, याद होगा आपको, कि यह हिंदुस्तान अब दूसरी दिशा पे जा रहा है। जिस रास्ते पे जाना चाहिए था उस रास्ते के ठीक विपरीत जा रहा है। इस पे ज्यादा तर्क करने की जरूरत नहीं, ज्यादा बहस करने, सब आप लोग समझदार हैं, हमारी बात को समझ गए होंगे। आज इस देश के प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत लगाए हुए हैं अपनी जिंदगी में। जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक उनको मन में ये रहेगा कि हिंदुस्तान का एक उद्योगपति हो जिसके हाथ में सारी व्यवस्था चली। प्रजातंत्र का मतलब खत्म हो जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हमको अधिकार दिया है उस पे हमला हो रहा है। ये कड़वा सच है, इसको पत्रकार लोग भी जानते होंगे। अब आप हमको एक चीज बता दीजिए, इस देश में कोरोना का पीरियड चला, सारे लोग परेशान रहे। आपके इतना बड़ा कस्बा है, इतना उद्योग यहाँ है, लेकिन अगर किसी व्यापारी से पूछिए 2 साल में तुम्हारी दशा क्या हुई है, तो शायद ही कोई कहे कि हम बढ़े हैं। कुछ लोग कहेंगे हम बराबर रहे, कुछ लोग कहेंगे हम घट गए। लेकिन हिंदुस्तान के वो 15 उद्योगपति, 20 उद्योगपति इस कोरोना काल में और नोटबंदी के काल में उनकी आमदनी 25%, 30% हर 3 महीने में ग्रोथ किया। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, ये हिंदुस्तान की सरकार के आंकड़े हैं। तो हम एक निवेदन करना चाहेंगे बड़ी विनम्रता के साथ अपने शायर बंधुओं से, वही जज्बा, वही जोश आप लोगों में भी भरने का काम करें कि आज लड़ाई न मुगलों से है ना अंग्रेजों से है। आज लड़ाई हिंदुस्तान के अंदर उद्योगपति बनाम आप हैं। ये कड़वा, उन उद्योगपतियों के खिलाफ आपको लड़ना जिसकी ये सरकार पूरी तरह से पैरवी कर रही है, और वो जज्बा भरने का काम कीजिए, वो दिशा देने का काम कीजिए
कि इनमें उनके खिलाफ लड़ने की क्षमता हो, उनके खिलाफ लड़ने की ताकत हो। ये सरकार काम नहीं करना चाहती। मैं आपको एक बात बता दूं, आप यहां से लहरपुर जाते हो, बीच में पुलिया टूटी, अभी बैठे थे कमरे में तब भी चर्चा हो रही थी। लहरपुर में मीटिंग थी हमारी और उसमें 22 भाजपा के सांसद जी राजेश वर्मा जी भी बैठे थे, हम भी थे। तो जब मैंने माइक पकड़ा सबसे पहले मैं उस पुलिया के बारे में हमने कहा, सांसद जी से मैंने कहा, सांसद जी मैं व्यक्तिगत आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमको जुमा अभी 3 दिन हुए एमएलए बने, अगर हम पहले बन गए होते तो हम बनवा देते, भले हम सरकार में नहीं आते लेकिन हम बनवा देते। आप सरकार में है और आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। 1.5 साल 2 साल से ये पुलिया कागज पे टूट गई है, 2 साल हो गया। 2 साल में डबल इंजन की सरकार ने उस पुलिया को नहीं बनाया। आज हालात ये हैं कि अगर 4 बूंद पानी गिर जाएगा तो तंबौर हमसे अलग हो जाएगा। हम उसको अलग नहीं करना चाहते। मैंने अपनी भाषण में कहा था कि तंबौर हमारा एक अंग है और सांसद जी आपका घर है, ये भी मैंने कहा। तब उन्होंने मैक उठाया, कहा ये विषय यहाँ का नहीं है, क्षेत्र पंचायत का नहीं है। ये बड़ी गंभीर बात है, इस बात को समझ लीजिए। मैक पे हमारी उनकी हाथ टाक होती रही, तब उन्होंने कहा ये विषय क्षेत्र पंचायत की मीटिंग का नहीं है। तो हमने कहा मैंने क्षेत्र पंचायत की मीटिंग से नहीं कहा है, मैंने आपकी तरफ नाम लेकर के इंगित होकर के आपसे निवेदन किया है, तो मंच पर हम दोनों लोग। तब उन्होंने कहा कि ये बात आप फोन पे कर सकते थे। तब थोड़ा हमको अंदर से बहुत गुस्सा आया। हमने कहा सांसद जी, जब आप तंबौर जाते हो और जब उस पुलिया से निकलते हो तो क्या सो जाते हो? वो पुलिया आपको दिखाई नहीं पड़ती टूटी हुई? हम 3 दिन पहले एमएलए हुए हैं, हम तुमसे फोन पे कहते, तुम 5 साल तुमको विधायक पार्लियामेंट में हो गए और घर तुम्हारा है, तुमको पुलिया नहीं दिखाई पड़ती है, तो पूरा जिला कहां दिखाई पड़ता होगा? ये बात मैंने जब कही तब उन्होंने बड़े गुस्सा में कहा कि अनिल वर्मा जी, हमको 25 साल राजनीति करते हो गए, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो हमने कहा, फिर हमने जवाब दिया, और जवाब जब तक आप सटीक देने की व्यवस्था नहीं करेंगे, आप लोगों में ताकत आनी चाहिए जवाब देने की। मैंने जवाब दिया, मंच से जवाब दिया था। हमने कहा गिनती गिन लेना, आपको 25 साल राजनीति करते हो गए हैं, 4 बार आप एमपी रहे हैं, 4थी बार मैं एमएलए हूं, हमको 36 साल राजनीति करते हो गए हैं। क्या बात आप कर रहे हो एमपी साहब हमसे? ये मैंने मंच से कहा, सारे लोग थे, 1000 आदमी था। तो दबाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए, खुल करके बात होनी चाहिए और अपनी बात को जिम्मेदारी के साथ रखने की आदत सीख लो। आरएसएस का एक आदमी जब खड़ा होता है, आप सबको मालूम है, वो अपनी बात हिंदू मुसलमान की दबा के रखता है, और हम अपनी बात एकता की दबा के नहीं रख पाते हैं। ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी अपनी कमजोरी है। इस कमजोरी को आपके शायर और किताबों गीतों के माध्यम से ये निकल जाना चाहिए इन लोगों के बीच से, और अपनी बात को ताकत के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की बात होनी चाहिए। तभी ये देश अच्छा बनेगा, तभी ये व्यवस्था अच्छी बनेगी, वरना अच्छी नहीं बन सकती। एमएलए एमपी बनते हैं, बिगड़ते हैं, देश रहेगा बेशक। और देश अगर गड़बड़ा गया, सेना में भर्ती कैसे हो रही है आपको भी पता है। इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का रक्षा मंत्री मैं समझ नहीं पा रहा हूं, किस स्कूल में ये पढ़ा था यार? 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हो। एक एमएलए एमपी बन जाता है, 1 दिन के लिए उसको पेंशन मिलने लगती है। बंद कर दो एमएलए एमपी की पेंशन, क्यों भाई दे रहे हो? जो नौजवान सरहद की सीमा पे जा रहा है और 4 साल की नौकरी,
आपको नहीं पता होगा, एक नौजवान को तैयार करने में दसियों करोड़ रुपया खर्च होता है, लाखों रुपया खर्च होता है, तब वो बॉर्डर पे खड़ा होने के लिए तैयार होता है। 6 महीने में क्या ट्रेनिंग दे दोगे? उनके लड़ाके जो हैं, हमारे विरोधियों के जो दूसरे देश के जो हैं जवान, 1 सेकंड लगाएंगे। एक सैनिक ने बयान दिया था, मोबाइल पे था, कि 1 सेकंड का 100वां हिस्सा अगर हम चूक गए तो हम मर जाएंगे, और वो चूक गए तो वो मर जाएंगे। ये स्थिति सेना की होती है बॉर्डर की। 6 महीने में क्या सिखा दोगे? वो गोली लगाना भी नहीं सीख पाएगा यार। इस देश का प्रधानमंत्री किस किताब में कहां पढ़ा है भाई कि गोली लगाना ना सीख पाए और उसको बॉर्डर पे ले जाके खड़ा कर दो और कह दो 4 साल के लिए। कौन 4 साल के लिए अपने बच्चे को भेज देगा मरने के लिए? बता दो भाई, गलत कह रहा हूं तो बताइए। कौन 4 साल के लिए अपने बच्चे को भेज देगा बॉर्डर पे मरने के लिए? भेज देंगे आप? भेज देंगे हम? कतई नहीं भेजेंगे। ये बड़ी विचित्र स्थिति खड़ी हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूं, ये सेना को भी कमजोर करने जा रहे हैं, ये सेना को भी तोड़ने जा रहे हैं। अगर सेना कमजोर हो गई तो आप कहां रहेंगे? आप रात में सोते हो यहाँ मित्रों, लेकिन आपका बेटा, हमारा बेटा जो बॉर्डर पे खड़ा है, वो एक झलक भी आंखें पलक नहीं दब नहीं सकती उसकी। 1 सेकंड के लिए वो आंख नहीं लगा सकता है। कल्पना कीजिए उसकी जरा। और उसको दे रहे हो तुम 40,000, पेंशन भी नहीं। पहले साल 30,000, 28,000 को 30,000 बता रहे हैं, फिर 32,000, फिर 40,000 तक पहुंचा करके 4 साल में बाहर। जब 4 साल का वो बच्चा 28 साल, 29 साल, 30 साल का होगा, फिर वापस आ जाएगा यहाँ। 30 साल की उम्र खेलने खालने वाली होती है भाई। बताओ भाई, आप बुजुर्ग लोग बैठे बताओ, आपका बेटा 30 साल का होगा, आप उसको बेटा ही कहते होगे? नहीं कहते? आपके सामने वो खेलता ही खाता होगा आज भी, 30 साल वाला बच्चा भी। सही। और उसको 30 साल की नौकरी करा करके तुम फिर आप वापस भेज देना चाहते हो। इसलिए इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, यहाँ के नौजवान को ये बर्बाद करना चाहते हैं। उस दिशा पे थोड़ा सा आपकी तरफ से तर्क वितर्क हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी शायरों का नाम तो मैंने नहीं लिया, हम सबका जानते हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। इस बिंदुओं पे भी थोड़ी सी चर्चा हो आपके शायर और उसके माध्यम से। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी बात को सुना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।